हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या करती है, जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस हैं, गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाती है। जैसे कि हमारी वो है ना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या करती है, वो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। वैसे ही वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज का क्या करती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उनको बताती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप ने और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दोनों ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने ही एक कमीशन तैयार किया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया 1980 में, जिसको क्या कहते हैं हम, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं इसके बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी was commissioned by the United Nations Environment Program with together with the World Wildlife Fund। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को यूनेप और WWF ने मिलकर क्या किया था, एक बॉडी बनाई थी जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसका नाम में ही फंड है। ठीक, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक, प्रिपरेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी थीम्स चाहिए, स्ट्रक्चर्स चाहिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो फंडिंग है वो WWF करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स बोथ एन इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर द कंजर्वेशन एक्शंस नेसेसरी। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है, तो वो दोनों काम करती है। दोनों का ये करती है कि जो कंजर्वेशन है, तो कंजर्वेशन करने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करना है, जो ढांचा तैयार करना है कि हमें इस तरीके से काम करना है, वो भी करती है, फ्रेमवर्क भी तैयार करती है, और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देना है कि करना क्या क्या है, कैसे करना है। ठीक, मतलब कंजर्वेशन के एस्पेक्ट में हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाता है WCS के द्वारा, और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दिया जाता है कि ऐसे ही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कॉल्स for global coordination efforts backed by will and determination for concerted action at national and international level and for global solidarity to implement its program। तो WCS क्या करती है, ग्लोबल लेवल, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जो भी लोग हैं उनको जोड़ती है, गवर्नमेंट्स को जोड़ती है, और क्या करवाती है, विल और डिटर्मिनेशन, मतलब इच्छा शक्ति और निश्चय के साथ काम करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनवाती है, इफोर्ट्स करवाती है कि हम किस तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि worldwide action to give practical effect to this strategy is necessary complement to a worldwide program for rational development of the resource of our planet। तो क्या पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड एक्शन जो है, मान लीजिए कि हमारी WCS जो है वो क्या है, बताती है कि हमें ये फ्रेमवर्क उसने बता दिया, गाइडेंस दे दिया कि आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक, कंजर्व करने के लिए। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट भी होना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप WCS सिर्फ ये काम नहीं करते कि हाँ उसने गाइडलाइन दे दिया कि आपको इस तरीके से कंजर्व करना है, लेकिन जो एक्शन है, वर्ल्ड वाइड एक्शन है, कि ताकि उस काम का प्रैक्टिकल इफेक्ट भी देखने को मिले, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों ही हमारे लिए क्या है, इक्वली नेसेसरी है, बराबर से ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट नहीं होगा तो पीछे रह जाएंगे हम बहुत ही ज़्यादा। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना भी ज़रूरी है, नहीं तो सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो डेवलपमेंट का क्या ही मतलब। तो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही WCS काम करती है। IUCN, यूनेप और WWF, इन तीनों ने क्या किया था, जॉइंट हैंड्स इन प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इन तीनों ने ही मिलकर क्या बनाया था, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाया था, एंड विल कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट देयर एंडेवियर्स इन सपोर्ट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे ताकि क्या किया जा सके, हमारा कंजर्वेशन किया जा सके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, एम्स ऑफ WCS की बात करते हैं कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की एम्स क्या है। तो स्पेसिफिक एम क्या है, वहाँ अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे ये बात बताया गया है ना कि जो भी एम है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने का जो भी एम है, उसको
किस तरीके से पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, WCS के द्वारा अपनाता है, यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई है। ठीक है, मतलब तरीकों की बात की गई है कि किन किन तरीकों से ये कंजर्व करने, अपने एम को पूरा करने के लिए कौन से तरीके अपनाता है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो देखिए, द एम ऑफ द WCS इज टू हेल्प एडवांस द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज। लिविंग रिसोर्सेज से यहाँ पे हमारा वाइल्ड लाइफ से मतलब है, प्लांट्स, एनिमल, जो भी लिविंग कंपोनेंट है। तो देखिए, तो WCS का जो मेन एम है ना, जो मेन एम है, तो उसका मेन एम तो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट है हम उसको और बढ़ाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें अपने डेवलपमेंट में कि आप अपना डेवलपमेंट भी करें और उसको बचा के भी रखें, ताकि आने वाली जनरेशन को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उन रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, मतलब एक बैलेंस बना कर चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीका का डेवलपमेंट कहते हैं हम उसको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई सालों से हम मतलब ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसका जो अचीवमेंट है उसको और एडवांस करना, उसको और बढ़ाना, किस तरीके से, लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करके, इसका मेन एम है हमारा WCS का। तो अपने एम को पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है, अगर हम ये डिस्कस करें तो देखिए क्या होता है। पहला क्या करता है कि एक्सप्लेन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन टू ह्यूमन सर्वाइवल एंड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या करता है WCS कि जो हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने का ये रीज़न देता है, स्ट्रेटजी ये अपनाता है अपने एम को पूरा करने के लिए, कि वो लोगों को बताता है कि, लोगों को कहने का मतलब ये हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग भी हैं, कि लिविंग रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन बहुत है हमारे सर्वाइवल के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लिविंग रिसोर्सेज अगर रहेंगी तभी हम सर्वाइव भी कर पाएंगे, और तभी भी जब सर्वाइव करेंगे तब किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, आइडेंटिफाइज द प्रायोरिटी कंजर्वेशन इशू। जो मेन कंजर्वेशन प्रायोरिटी कंजर्वेशन इशू को देखता है सबसे पहले, और उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस कंजर्वेशन जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं उसको देखता है। मतलब प्रायोरिटी कंजर्वेशन इशू का मतलब कि मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ है किसी एरिया में, ठीक है, और एकदम वो वल्नरेबल एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ गई है, कि विलुप्त होने की एकदम लास्ट स्टेज पे आ गई है, तो वो मेन अर्जेंसी का काम होगा। तो प्रायोरिटी कंजर्वेशन इश्यूज़ को ढूंढता है ये, ठीक, WCS, और उसको कंजर्व करने के लिए जो भी एक्शंस है वो लेता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि प्रोपोजेस इफेक्टिव वेज फॉर अचीविंग द स्ट्रेटेजी एम। और अपने एम्स को पूरा करने के लिए जो इफ़ेक्टिव वेज़ हैं, जो तरीके हैं, उनको भी क्या करता है, प्रपोज़ करता है हमारा WCS। तो ये जो WCS के एम्स हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ है, इसकी हमने बात की। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द स्ट्रेटजी इज इंटेंडेड टू स्टिमुलेट अ मोर फोकस्ड अप्रोच टू लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन एंड टू प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस एंड हाउ दिस कैन बी कैरिड आउट। तो क्या करता है, जो भी इसकी स्ट्रेटजीज हैं WCS की, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की, तो वो क्या करता है, एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच भी रखता है कि हम लिविंग रिसोर्स को क्या करें, कंजर्व भी करें, और गाइडेंस भी देता है कि आपको कंजर्व करना भी है तो किस तरीके से करें, वो सारे तरीके भी WCS बताता है। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि इट कंसंट्रेट्स ऑन द मेन प्रॉब्लम्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द अचीवमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा WCS क्या करता है, इसके एम्स में क्या चीज़ें आती हैं, कि अपने अचीवमेंट को, जो भी उसका गोल है उसको पूरा करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं ना, उसको भी ये देखता है, और क्या करता है, किस तरीके से उन बाधाओं से, उन प्रॉब्लम से डील करना है, इसका सॉल्यूशन भी WCS बताता है। इन पर्टिकुलर अगर हम कहें तो क्या करता है, जो भी WCS की स्ट्रेटजीज हैं वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है एक्शन नीडेड वो टू इम्प्रूव कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और कंजर्वेशन की एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। मतलब कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, ये नहीं कि 10-20 सालों में हमने एक स्पीशीज़ को कंजर्व किया है, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए कि कंजर्व भी करें और एफिशिएंसी भी बनाए रखें। तो WCS के ये कुछ एम्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूज़र्स से क्या मतलब है ना, कि ये जो WCS की जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो भी एम्स हैं, तो देखिए पर्सनल एक एक लोग, जो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम जो चीज़ कहते हैं कि एक एक लोग को भी कंजर्व करना चाहिए जो भी रिसोर्सेज है। लेकिन अब कोई एक बॉडी बनी है ग्लोबल लेवल पे, तो एक एक लोगों को तो पहुंचाने का काम होता है कि घर पे जाके बताएगी नहीं,
तो जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बॉडीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनको बताता है कि आप इस तरीके से, उनको गाइडलाइन देता है, उनको चीज़ें समझाता है WCS कि ऐसे करना है, ठीक। तो वो जो भी मान लीजिए कंट्री की गवर्नमेंट है, वो अपनी कंट्री में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक। तो यूज़र से मतलब ये है कि जो हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टडीज़ है, वो कुछ स्पेसिफिक चीफली कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको वो बताता है, गाइडलाइंस शेयर करता है, ठीक। तो देखिए, द स्ट्रेटेजी इज इंटेंडेड chiefly फॉर 3 ग्रुप्स ऑफ यूजर एंड नन ऑफ विच इज होली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। तो जो भी यूजर्स मतलब जिनको ये बताते हैं, तो कौन है, चिपली 3 ग्रुप हैं, ठीक। और तीनों वो ग्रुप ना किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, कोई एकदम से सेपरेट नहीं, अलग नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा है, तो पहला सबसे पहला है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स एंड दियर एडवाइजर्स। जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है, क्योंकि WCS एक ग्लोबल लेवल की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीज़ों को देखती है। तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर्स और जो एडवाइजर्स होते हैं, उनको क्या करती है, WCS बताती है, ठीक। 3 ग्रुप है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन से हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और उनके एडवाइजर्स है। तो देखिए, पहला पॉइंट में ये लिखा गया ना कि मान लीजिए जो कुछ नेशंस हैं, मान लीजिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उनके पास क्या है ना, फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्स दोनों हैं। अगर उनकी कंट्री में कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन करवा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके पास क्या है, उनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों रिसोर्सेज हैं कि वो हैंडल हो सके उस प्रॉब्लम से। तो क्या करता है, WCS क्या करता है कि उनको बताता है, मतलब इस कंट्री के पास क्या है, फाइनेंशियल मतलब पैसा भी है और टेक्निकल चीज़ें भी हैं कि वो कंजर्व कर सके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अगर उनको कंजर्व करने में, तो उनको टैकल कर सके वो। लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ से शुरुआत करें, चीज़ों को कैसे करें, तो ये कौन बताता है, WCS बताता है कि आप किस तरीके से कंजर्व करिए, ठीक। इसके साथ ही क्या करता है, जो स्ट्रेटेजी है हमारी बर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, वो क्या करती है, किस तरीके से आपको ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई चीज़ आप, एम क्या है आपका कि आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को मान लीजिए कंजर्व करना चाहते हैं और उसको कंजर्व करने में मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या करता है, जो WCS है, वो जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स है और उनके एडवाइजर्स हैं, उनको क्या बताता है कि उन दिक्कतों से, उन ऑब्स्टेकल से कैसे करना है, और कंजर्व करने के वो गाइडेंस भी देता है, तरीके भी देता है कि आप किस तरीके से कंजर्व करिए, कौन सा काम करिए, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कंजर्वेशन जो स्ट्रेटेजी है, वो किसी भी लेवल की गवर्नमेंट पे हो सकती है। मान लीजिए हम अपनी कंट्री में बात करें, तो कंट्री लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो किसी भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इज रेलिवेंट टू एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग एंड मैनेजिंग द यूज ऑफ लिविंग रिसोर्सेज। बस क्या होना चाहिए, उस गवर्नमेंट जो भी लेवल है, उसके पास भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ, वो बढ़िया से हैंडल करेगा, बढ़िया से प्लानिंग करके रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, ठीक। तो ये पहला है हमारा, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और उनके एडवाइजर्स क्या करता है, हमारा WCS बताते हैं। नेक्स्ट कौन से लोग हैं, तो नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशनिस्ट्स। जो कंजर्वेशन करने का जो मेन जो लोग रहते हैं, वहाँ पे लगे रहते हैं, और एंड अदर डायरेक्टली कंसर्न विद लिविंग रिसोर्सेज। तो पहले तो कौन है, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, कंजर्वेशन के लिए काम करते रहते हैं लोग, और ऐसे लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कंजर्वेशन करने में, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब NGO चलाते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स करते रहते हैं कंजर्व करने के लिए, तो उन सारे लोगों के लिए भी क्या होता है, WCS बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, फॉर दिस ग्रुप द स्ट्रेटेजी इंडिकेट्स दोज एरियाज वेयर कंजर्वेशन एक्शन इज मोस्ट अर्जेंटली नीडेड एंड वेयर इट इज लाइकली टू इन द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट लास्टिंग रिजल्ट। तो ऐसे लोगों के लिए, कंजर्वेशनिस्ट हैं या फिर जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है कंजर्वेशन करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए WCS जो है वो स्ट्रेटेजी क्या बताता है कि ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे जो कंजर्वेशन है ना, अर्जेंटली नीडेड है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए वहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल की जो भी स्पीशीज़ है, बहुत ही एकदम विलुप्त होने के कगार पे है, वहाँ पे अर्जेंट नीड है कंजर्वेशन की, तो वहाँ पे भेजता है ऐसे लोगों को, ठीक है। इट ऑल्सो proposes ways in which conservation can participate more effectively in development process। इसके अलावा जो WCS है, वो क्या बताता है ना, कंजर्वेशन किस तरीके से डेवलपमेंट भी करवाएगा, इस बात को भी वो क्या करता है, बताता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है डेवलपमेंट सेक्टर में, उनको भी मदद मिलती है। मतलब वो भी समझते हैं कि हाँ, हमें भी कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक। क्योंकि कंजर्वेशन होगी तभी तो भाई चीज़ें बची रहेंगी, तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट सेक्टर में भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
तो देयर बाय इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ इट्स बीइंग पॉजिटिवली रिसीव्ड बाय द डेवलपमेंट कम्युनिटी। मतलब इस चीज़ को जो डेवलपमेंट कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पॉजिटिवली लेंगे कि हाँ हमें भी कंजर्व करना चाहिए, एंड ऑफ हेल्पिंग इट टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल। और ये भी साथ साथ इंश्योर करना है कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल हो। मतलब आप इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए कि आपका भी काम हो और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उन रिसोर्सेज के लिए। ठीक, तो ये दूसरा ग्रुप होता है। नेक्स्ट कौन से ग्रुप आते हैं? डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, जो मतलब जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, इंक्लूडिंग एड एजेंसीज, इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया और ट्रेड यूनियंस। इन सारी चीज़ों पे भी क्या करता है, डायरेक्ट फोकस है डब्ल्यूसीएस का। तो इसमें क्या होता है कि फॉर दिस ग्रुप द स्ट्रेटेजी डेमोन्स्ट्रेट्स द कंजर्वेशन improves the prospects of sustainable development and proposes ways of integrating conservation into the development process। तो इन ग्रुप के लिए इन ग्रुप के लोगों के लिए, जो लोग डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स है या फिर इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स में है, ट्रेड यूनियंस में है, तो ऐसे लोगों को डब्ल्यूसीएस क्या कहता है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से वो क्या करता है कि कंजर्वेशन करने से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और आप डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों को साथ साथ लीजिए, मतलब इंटीग्रेट करके चलिए, ठीक, तभी डेवलपमेंट भी बढ़िया से होगी। इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर द इंटरेस्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ डेवलपमेंट आर मोस्ट लाइकली टू कोइंसाइड and therefore where a close partnership between the two process would be particularly advantageous to both। इसके अलावा क्या करता है डब्ल्यूसीएस, ये भी कहता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा है, आप वहाँ पे कंजर्वेशन भी कीजिए, डेवलपमेंट भी कीजिए, और आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलिए, कंजर्वेशन भी डेवलपमेंट भी। और जैसे जैसे दोनों साथ में जाएंगे तो हमारे लिए ही दोनों क्या होंगे, एडवांटेजियस होंगे, लाभदायक भी होंगे, कि कंजर्वेशन भी होता रहेगा और डेवलपमेंट भी होता रहेगा। ठीक, तो ये यूज़र्स हैं डब्ल्यूसीएस के। अब बात करते हैं एम की। हमने पिछले कुछ दिन जैसे देखा ना कि जो भी एम्स हैं उनको एम को अपने पूरा करने के लिए डब्ल्यूसीएस की स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, ठीक, जैसा हमने डिस्कस किया कि वो बताता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है कंजर्वेशन का। ठीक, इन सारी चीज़ों को तो देखिए एम क्या है। तो द एम ऑफ डब्ल्यूसीएस इज टू अचीव द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन। तो डब्ल्यूसीएस का एम क्या है ना, जो तीन मेन ऑब्जेक्टिव है लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन के, मतलब सिंपली कहे अगर हम कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करना ही क्या है, डब्ल्यूसीएस का एम है। कौन सा? पहला एम है कि टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। डब्ल्यूसीएस का पहला एम क्या है कि जो भी एसेंशियल इकोलॉजिकल सिस्टम्स है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना, मेंटेन करना। जैसे जैसे सॉयल रिजनरेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग रिसाइक्लिंग हो गई और वाटर की क्लिनजिंग हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं जिस पे ह्यूमन सर्वाइवल और डेवलपमेंट दोनों डिपेंड रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ही क्या है, मेन एम है हमारा किसका, डब्ल्यूसीएस का, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का। दूसरा क्या है, तो प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब सिंपल जो डाइवर्सिटी है, जितने तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, डाइवर्स जो जेनेटिक लेवल है, डाइवर्सिटी है, वो भी उतना ही होगा। तो इसको कंजर्व करना भी, प्रिजर्व करना एम है हमारा इसका, डब्ल्यूसीएस का। तो देखिए द जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब द रेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितना जेनेटिक मटेरियल का रेंज है अलग अलग, तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, और उसको प्रिजर्व करना एम होता है हमारा किसका, डब्ल्यूसीएस का। To the range of genetic material found in world organism on which depend the functioning of many the above processes and life support system। तो देखिए जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक मटेरियल का रेंज है पूरे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, तो कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन सारी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, सॉइल रिजनरेशन में, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी क्या है, ह्यूमन की जो लाइफ है वो डिपेंडेंट है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, प्रिजर्व करना एम है डब्ल्यूसीएस का। इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम कराया जाता है, ठीक, ताकि जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके क्या हो सके, एडवांसमेंट हो सके, साइंटिफिक और मेडिकल दोनों क्षेत्र में। ठीक, टेक्निकल इनोवेशन और सिक्योरिटी ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज दैट यूज लिविंग इन रिसोर्सेज। और ऐसी इंडस्ट्री जो लिविंग रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, ठीक है, उनका भी क्या हो सके, जो इनोवेशन है, एडवांसमेंट है, वो भी हो सके। तो ये इसका नेक्स्ट है। और नेक्स्ट जो तीसरा जो एम है, तीसरा एम मतलब हमने देखा ना कहाँ गया, थ्री मेन ऑब्जेक्टिव है इसके। तो उसमें क्या है तीसरा कि एंश्योर द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। सस्टेनेबल यूज़ कर सके हम, ठीक,
स्पीशीज़ का और इकोसिस्टम का ये एम होता है। जैसे नोटेबली जो क्या होता है, फिश और अदर जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया, तो आप इसका एकदम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, इन सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। ये भी एक एम है हमारा किसका, WCS का। ठीक, अब देखिए ये एम तो हमने देख लिया कि क्या क्या एम है इसके। अब इससे जुड़ी एक और चीज़ है ना कि ये जो भी एम्स है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं WCS ने, तो इनको जितना जल्दी हो सके हमें उसको पूरा करना है। और पूरा क्यों करना है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं पूरा करने के। क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी पूरा नहीं करें, जल्दी से करने का मतलब कि एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, मतलब एज सुन एज पॉसिबल हम कहते हैं ना, क्योंकि एक अर्जेंसी का मैटर हो गया है ये। ठीक, हमें नीड है कंजर्व करने की। क्यों, उसी चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, मतलब एक मैटर ऑफ अर्जेंसी है और हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। क्यों, तो पहला रीज़न ये है कि जो हमारी प्लानट की कैपेसिटी है सपोर्ट करने की, पीपल को सपोर्ट करने की, वो क्या हो रही है, इरिवर्सिबली रिड्यूस होती जा रही है डेवलपिंग और डेवलप नेशन दोनों में। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं ना कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की, क्योंकि देखिए ओवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन, तो हमारी जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, और डेवलप कंट्रीज़ में भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, दोनों में। और इसीलिए हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। और जो भी ये कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है उसका कारण क्या है, देखिए, तो पहला ये है कि मिलियन ऑफ टन्स जो सॉइल है ना, हर साल क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और पुअर लैंड मैनेजमेंट के कारण क्या हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। उसके अलावा क्या है कि जो 3000 किलोमीटर स्क्वायर का जो पूरा फार्मलैंड एरिया है, वो क्या हो रहा है, हर साल बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने में ख़त्म किया जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल मैनेजमेंट होगा नहीं, जंगल काटे जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल तो वैसे ही लॉस्ट होगा। तो ये एक मेन रीज़न है कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म होने की। ठीक, और इसीलिए हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है और जल्दी। नेक्स्ट क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग 500 मिलियन malnourished and 800 million destitute are compelled to destroy the resources necessary to free them from starvation and poverty। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना कि पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि ओवर 500 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या है ना, malnourished है, कुपोषित है। 800 से ज़्यादा मिलियन लोगों के पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, और इसीलिए वो मजबूर हैं अपनी पॉवर्टी को और अपनी भूख को मिटाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें इनके लिए भी प्रॉपर क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा कि पॉवर्टी भी ख़त्म हो, क्या हो, शेल्टर भी मिल सके। ठीक, तो इसमें क्या है ना कि रूरल एरिया में जो क्या है ना कि वो लोग 400 मिलियन टन एवरी ईयर जो डंग है और क्रॉप रेसिड्यू है, जो सॉइल को रीजनरेट करने में मदद करते हैं, वो अपना फ्यूल्स के तौर पे अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर दे रहे हैं, 400 मिलियन टन्स। ठीक है, हर ईयर। और इस तरीके से सॉइल को रीजनरेट की जो क्षमता है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। क्यों, और वो ख़त्म कर रहे हैं, वो अपनी स्टारवेशन और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये एक और मेन रीज़न है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है। इसके अलावा जो तीसरा है, जो कि जो एनर्जी, फाइनेंशियल और अदर जो कॉस्ट है ना गुड्स और सर्विसेज की, वो टाइम से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और उन्हीं रिसोर्सेज से हमें डेवलपमेंट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड करवानी है। रिसोर्सेज कम होंगी तो कॉस्ट तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो ये भी एक मेन रीज़न है हमें कंजर्व करने का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है कि पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में क्या है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी वाटर सप्लाइंग वाटर है, तो वो उसमें कट्स होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जा रही है, हाफ से भी कम हो गई है। ठीक, और वहीं जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की अगर हम बात करें तो फ्लड्स वगैरह आती हैं, तो जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको क्या हम जानते हैं कि पूरा ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका क्या है, फाइनेंशियल और जो भी एनर्जी का कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक, तो इसके लिए भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट क्या है कि द रिसोर्सेज बेस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इज श्रिंकिंग। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो रिसोर्स बेस है, मतलब अगर हम सिंपली कहें कि रॉ मटेरियल का जो उनका नीड है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए रिसोर्स जो उनका मेजर कंट्री में बोल रही हूँ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका रॉ मटेरियल उनको मान लीजिए जंगल से मिल रहा है, और जंगल धीरे धीरे काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो जैसे देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है ना कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक क्या होगा,
जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है वो आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और वहीं जो कोस्टल सपोर्ट सिस्टम्स है, जहाँ पे ज़्यादा ये फिश इंडस्ट्री चलती है, फिशरी इंडस्ट्री चलती है, वो भी या तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इस वाले टॉपिक का वीडियो था कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या है।